Today we are going to discuss one of the most important chapter in biology, which is genetics. And this chapter is not only important for a particular subject, rather it is very interesting because this chapter enables us to understand the mechanism of transmission of characters from one generation to another generation. जैसे हमारे घर में जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो अक्सर हमने ये बात करते हुए सुना होगा लोगों को कि अक्सर बच्चे को देख करके लोग कहते हैं कि इसके आंखें तो अपनी मम्मी जैसा है, ठीक है, या इसका जो नाक है वो पापा के जैसा है, ठीक है, ऐसे हमने बात करते हुए सुना होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और आप खुद के बॉडी में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स होंगे जो आपके फादर से मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स आपको ऐसे मिले हैं जो कि मदर से मिलते हैं, कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होंगे जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर से आपको मिले होंगे, ठीक है। अब हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ कैरेक्टर्स ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं वैसे कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है। और ऐसे कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन है उसकी स्टडी हम लोग इस ब्रांच यानी जेनेटिक्स में करते हैं, ठीक है। जेनेटिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। मैंने शुरू में ही कहा कि किसी भी इंडिविजुअल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। इसलिए क्योंकि आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे कोई फेमस क्रिकेटर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ऑफस्प्रिंग भी एक फेमस क्रिकेटर हो, ठीक है। उसी तरह से कोई फेमस टीचर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ऑफस्प्रिंग एक टीचर ही हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में हैं, कुछ कैरेक्टर्स हमको हमारे जन्म से ही मिला, यानी फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ वी हैव सम कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिसको हमने अपने लाइफ टाइम में सीखा है। जैसे साइकिल चलाना हमने सीखा है, ये हमें जन्म से ही तो आती नहीं थी। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना, ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड से टाइप करना, ठीक है, म्यूज़िक, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जिनको हम लोग अपने लाइफ के दौरान सीखते रहते हैं। तो ये सब कैरेक्टर्स जो होंगे अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। लेकिन जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं वैसे सभी कैरेक्टर्स को हम लोग कहते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। यानी जेनेटिक्स में हम लोग इसी बात का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स यानी जेनेटिक कैरेक्टर किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसफ़र हो रहे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ लॉज भी होंगे, कुछ तो लॉजिक होगा उसके ट्रांसफ़र का। तो जो लॉज हैं वो भी हम लोग जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। यानी जेनेटिक्स में दो बातों का डिस्कशन होगा, एक द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक चीज़ ये, और दूसरा लॉज रिलेटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। यानी जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसमिशन और उनसे रिलेटेड लॉज का
जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, अब जो है इसको डिफाइन कर लेते हैं जो मैंने बताया उसी के बेसिस पर। इट इज द स्टडी ऑफ, अभी बताया मैंने, इट इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वन जनरेशन टू अनदर। तो ये तो क्लियर ही है कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है कैरेक्टर, ऑफ स्प्रिंग से पेरेंट्स में तो हो नहीं सकता। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। It is the study of transmission of characters from one generation to another, from parents to offspring, and the laws relating these transmissions। ठीक है, ये हमारा जेनेटिक्स का एक ब्रीफ डिफिनीशन हो गया। ठीक है, दूसरी बात, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जो फिनोमेना है इसको हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी भी पूछा जाता है, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो एक छोटा सा डिफिनीशन जेनेटिक्स का हम दे सकते हैं, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, और हेरिडिटी क्या है? यही है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और बेहतर आप बताना चाहेंगे तो ये बता सकते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑल कैरेक्टर्स आर नॉट ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड हेरिडिटी, एंड द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है जेनेटिक्स, इसमें हम लोग को पहले तो कुछ बेसिक टर्म्स को समझना होगा, क्योंकि जेनेटिक्स जो है बायो के और ब्रांच से पूरी तरह से डिफरेंट है। खास करके बायोलॉजी में हम लोग एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करते हैं, सेल का बात करते हैं। लेकिन जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो मैथमेटिकल ब्रांच है, कह सकते हैं बायोलॉजी का एक मैथमेटिकल सेक्शन है, जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं, कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफ़र होगा, कितना % ट्रांसफ़र होगा, रेशियो क्या होगा ट्रांसफ़र का, ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन हम लोग इस ब्रांच में करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बायो के बाकी ब्रांच से अलग है। ठीक है, दूसरी बात कि जेनेटिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग जेनेटिक्स के टर्म्स को समझना होगा। ठीक है, इसलिए ये जो जेनेटिक्स है इसमें हम लोग पहला चीज़ जो समझने वाले हैं वो जेनेटिक बेस्ड टर्म्स, जैसे जीन्स क्या होते हैं, एलिल्स क्या होते हैं। ठीक है, डोमिनेंट एलिल्स क्या हैं, रिसेसिव एलिल्स क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सब सारे टर्म्स हमको पहले समझना होगा। उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद से फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि कैसे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है। यही चीज़ इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसके बारे में? फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। फादर ऑफ जेनेटिक्स। और फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स।
मैंने क्यों कहा कि इनका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके डेथ के बाद इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स से सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये काफ़ी इंस्पायरिंग है। इसको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर हम लोग छोटे छोटे असफलताओं से हिम्मत हार जाते हैं, है ना। और मेंडल, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स से सम्मानित किया गया, उनको ये अचीवमेंट आफ्टर डेथ मिली। ठीक है ना, यानी जिंदा रहते किसी ने भी उनके लॉज को बहुत प्रीफर नहीं किया, और डेथ के 16 साल बाद, ठीक है, आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल was born on 22nd July 1822 और इनकी जो शुरुआत की जो पढ़ाई हुई थी वो मठ में हुई थी, मॉनेस्ट्री में शुरू में इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। ठीक है, बाद में चल के इन्होंने साइंस और मैथ की पढ़ाई की यूनिवर्सिटी ऑफ वीना से, एंड ही वाज अ मैथमेटिशियन। अब देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी इंस्पायरिंग है कि ए पर्सन ऑफ मैथमेटिक्स गेव सच लॉज विच वी स्टडी इन बायोलॉजी। ठीक है ना, तो एक मैथमेटिशियन ने ऐसा लॉज दिया जिसको हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ये इंस्पायरिंग है और बहुत ही मोटिवेटिव है। ठीक है ना, अब साइंस और मैथ पढ़ने के बाद वो खुद बनना चाहते थे एक टीचर। ठीक है, बट ही फेल्ड इन टीचिंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ठीक है, बनना चाहते थे टीचर, लेकिन वो फेल हो गए। टीचिंग सर्टिफिकेट एग्जाम पास करते तब वो बन पाते। ठीक है, लेकिन उन्होंने फेल होने के बाद जो है, ऐसा नहीं है कि हिम्मत हार लिया, जीवन खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही वेंट बैक टू हिज मॉनेस्ट्री एंड देयर ही स्पेंट हिज रिमेनिंग लाइफ। जब वो टीचर नहीं बन पाए तो वापस वो मठ में चले गए, और मठ में जाकर के वहीं पर अपना जो है, जो भी इंटरेस्ट था उनका, वो सब चीज़ें करने लगे। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ जो मेन बात है उनके लाइफ की। आगे चल करके 1856 से लेकर के 1863 तक उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि पी प्लांट पे उन्होंने जो रिसर्च वर्क किया, जो वर्क किया उन्होंने पॉलिनेशंस के, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन करके उसके रिजल्ट्स को स्टडी करना। ठीक है ना, तो उसी को मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूँ। करीब 7 से 8 साल तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इसके डेटा को कलेक्ट किया। ठीक है, सिंस ही वाज ए मैन ऑफ मैथमेटिक्स ही यूज्ड टू कीप हिज डेटा। ठीक है, और ये एक रीजन भी है मेंडल के सक्सेस का, क्योंकि वो जो भी एक्सपेरिमेंट किए उसका रिकॉर्ड बना करके रखते थे कि हर जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स मिल रहे थे उनके कैरेक्टर्स का रिकॉर्ड बना करके वो रखा करते थे। और 7 से 8 साल तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1865 में उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ठीक है, 1865। ठीक है, अब आप 1865, ये एज कितने साल के थे मेंडल उस समय? 1822 से 1865, एट द एज ऑफ 43। एट द एज ऑफ 43 मेंडल गेव प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, लेकिन अब आज की तरह 1865 में एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। आज तो हम लोग कुछ मिनट में ईमेल से आप यहाँ से पूरे वर्ल्ड के किसी भी जगह पर अपने रिसर्च वर्क को भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई साइंटिस्ट रिसर्च करता है तो वो जो है उस चीज़ को
इंटरनेशनली अप्रूव करवाता है। ठीक है, कई और साइंटिस्ट को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है, लोग अपनी अपनी राय रखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर सभी लोग मानते हैं कि ये बात सही है तो फिर उसको अप्रूव कर दिया जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है उसके रिसर्च को कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन मेंडल के समय में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो इसलिए जो है उनके रिसर्च वर्क जो थे वो बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, और इसीलिए बहुत दिनों तक उनके रिसर्च वर्क जो थे उसको मान्यता नहीं मिली, एक रीजन। दूसरा एक और रीजन था कि जिस समय मेंडल ने ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया उस समय प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल क्रिएशन को ज़्यादा लोग मानते थे। मतलब लोगों का ये मानना था कि जो भी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सभी ईश्वर की कृपा से होता है, यानी उसको जो भी कैरेक्टर्स मिलते हैं वो भगवान की कृपा से उसको मिलता है, ईश्वर की कृपा से उसको मिलता है, उसमें किसी साइंस का लॉजिक नहीं छिपा हुआ है। ये आम अवधारणा थी उस समय। ठीक है, अब ईश्वर के अस्तित्व को तो हर समय माना जाता है, ठीक है, वो बात सही है, लेकिन कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, ऐसी डिजीज़ हैं जो जेनेटिकली बेस्ड डिजीज़ हैं, जिसके बारे में अगर हम लोग जान लें कि वो ट्रांसफ़र हो रहा है अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो उसकी उपचार करने में आसानी होगी, इसलिए जानना जरूरी था। ठीक है, लेकिन मेंडल के इन बातों को उस समय किसी ने भी प्रेफरेंस नहीं दिया। ठीक है, और बाद में 1884 यानी 6 जनवरी 1884 में मेंडल का डेथ हो गया। ठीक है, और डेथ होने के बाद क्या हुआ कि उनके जितने भी रिसर्च पेपर थे उनके बॉडी के साथ उसको दफना दिया गया। ठीक है, ऑल हिज रिसर्च पेपर अलॉन्ग विथ हिज बॉडी वेयर बरीड इन द अर्थ। ठीक, इत्तेफाक से जो है कुछ पेपर्स जो थे मॉनेस्ट्री में रख दिए गए थे जो इंपॉर्टेंट पेपर थे, ताकि कुछ और लोग भविष्य में उससे रिलेटेड कुछ काम करें, शायद यही सोच के किसी ने रखा था मॉनेस्ट्री में। ठीक है, बाद में क्या हुआ 1900 में 3 साइंटिस्ट ह्यूगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस एंड एरिच वॉन शेरमार्क, ये 3 साइंटिस्ट ने ह्यूगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस एंड एरिच वॉन शेरमार्क, ये तीनों साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली, ऐसा भी नहीं कि एक साथ, इन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे और ये भी इसी बात को जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कैसे होता है। इसी चीज को जानने के लिए वो खुद अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन्होंने मेंडल के वर्क को यूज नहीं किया था, मतलब उसको बेस के रूप में यूज नहीं किया था। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने जो कंक्लूजन पाया वो वही कंक्लूजन था जो कि मेंडल ने 1865 में बता दिया था। ठीक है, यानी कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डीब्रिज और एरिच वॉन शेरमार्क, ये तीनों साइंटिस्ट ने 1900 में जो रिसर्च का कंक्लूजन दिया, यानी कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, इसका जो फाइनल रिजल्ट दिया वो रिजल्ट कहीं ना कहीं उसी रिजल्ट से मैच कर रहा था जो 1865 में मेंडल ने दिया था। तो मेंडल को उस समय सम्मान मिला और लोगों ने माना कि मेंडल ने ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 1865 में दे दिया था। ठीक है, बाद में मेंडल के वर्क को ये तीनों साइंटिस्ट ने नियो मेंडलिज्म के नाम से पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल्स में। जब इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने इसका स्टडी किया और लोगों ने ये बताया कि ये पूरी तरह से सही है, ठीक है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। अब उस जमाने में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं, डीएनए के बारे में जानकारी मेंडल को थी नहीं, तो उन सब छोटी मोटी बातों को छोड़ करके बाकी जो बेसिक फैक्ट थे वो काफ़ी सही तरीके से मेंडल ने एक्सप्लेन किया था। तो बाद में चल करके ह्यूगो डीब्रिज, कार्ल कोरेंस और एरिच वॉन शेरमार्क ने
नियो मेंडलिज्म के नाम से मेंडल के वर्क को पब्लिश किया और फाइनली मेंडल वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आप देखिए मेंडल की डेथ कब हुई? 1884 में, एंड ही वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स इन 1900। तो ये गैप देखिए कितने साल का है? दिस गैप इज ऑफ 16 ईयर्स। यानी आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ मेंडल वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, और स्टोरी इसलिए भी इंस्पायरिंग है कि एक आदमी जो टीचर बनना चाहता था वो टीचिंग सर्टिफिकेट एग्जाम में फेल हो गया, उसके बाद उसने अपने लाइफ को वही रोक नहीं दिया, उसने अपना काम करना जारी रखा और टीचर से कई गुना बड़ा सम्मान उसको मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में। ठीक है, सो व्हेन यू फेल इन समथिंग डोंट थिंक दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव मेनी पोटेंशियल इनसाइड यू, यू मस्ट ट्राई टू इवोक योर रेस्पॉन्स। ठीक है ना, अपने आप को जगाने की कोशिश करनी चाहिए, हम उससे बेहतर कर सकते हैं जिस चीज को हमने खो दिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मेंडल ने किस प्लांट पर रिसर्च किया था? मेंडल ने पी प्लांट पर रिसर्च किया था जिसका नाम है पाइशम सटाइवम, साइंटिफिक नेम। अब उसके बाद ये जानना जरूरी है कि पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया होगा? प्रोबेबल रीजन ही हम लोग दे सकते हैं, अब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते कि मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, लेकिन प्रोबेबल रीजंस हम दे सकते हैं कि मेंडल ने आखिर पी प्लांट को क्यों प्रीफर किया होगा। इसके अलावा भी तो बहुत सारे प्लांट्स थे या एनिमल्स ले सकता था, लेकिन मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सेलेक्ट किया उसके कुछ रीजन होंगे। दूसरा, मेंडल ने कुछ कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया था, 7 कैरेक्टर्स को उसने एक्चुअली सेलेक्ट किया था। तो वो 7 कौन से कैरेक्टर्स थे जिसको मेंडल ने सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में? ठीक है, तो चलिए जानते हैं। पी प्लांट, साइंटिफिक नेम इज पाइशम सटाइवम। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट? ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम लोग ये जान सकते हैं कि क्या ऐसा खासियत रहा होगा पी प्लांट में जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। फर्स्ट वन इज कन्वीनियंट साइज ऑफ प्लांट। ठीक है, पी प्लांट का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने में इसकी हैंडलिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। ठीक है, सपोज करिए कि कोई पीपल ट्री पर अगर एक्सपेरिमेंट करे तो पीपल ट्री बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी अगर हम लोग ट्री सपोज कर लें, या कोई एनिमल ले लीजिए एलिफेंट, तो वो बहुत बड़ी एनिमल है, तो उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। तो छोटे साइज का प्लांट होने की वजह से इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अगर बहुत बड़ा पेड़ होता तो एक फूल तोड़ने के लिए भी, एक फ्लावर तोड़ने के लिए भी उनको चढ़ के ऊपर जाना पड़ता, लेकिन प्लांट का साइज इतना कन्वीनियंट था कि आसानी से फ्लावर को देखा जा सकता था, प्लांट के हाइट को भी आसानी से मेजर किया जा सकता था। ठीक है, इसलिए कन्वीनियंट साइज था। दूसरा, शॉर्ट लाइफ स्पेन, लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन 1 सीजन। शॉर्ट लाइफ स्पेन, देखिए लाइफ स्पेन जितना छोटा होगा उतने ज़्यादा जनरेशन्स का स्टडी किया जा सकता है। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, एवरेज लाइफ स्पेन 65 ईयर्स अगर है, तो एक जनरेशन का अगर हम पूरा स्टडी करें उसके बर्थ से लेकर डेथ तक, तो 65 ईयर्स चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी स्पीसीज का, कोई ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल अगर 3 मंथ का है, तो 3 महीने में आप उसके बर्थ से लेकर के डेथ तक का स्टडी कर सकते हैं। यानी 1 साल में 4 बार
कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइफ स्पैन छोटा है तो हमारे एक्सपेरिमेंट कम समय में हो सकते हैं, यानी हम लोग कम समय में ज़्यादा जनरेशन्स का स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जितना छोटा लाइफ स्पैन होगा उतने ज़्यादा जनरेशन्स होंगे और उतने ज़्यादा हमको एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तीसरा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। यानी जिसमें गैमेट्स बनते हो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बने, ठीक है, और गैमेट के फ्यूज करने से जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर कई बार सेल डिवीजन होगा, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे, ठीक है। चौथा, सेल्फ पॉलिनेटिंग। इसके फ्लावर को अगर देखें, इस तरह का इसका फ्लावर होता है, ठीक है। वाइट या पर्पल कलर का होता है, दो कलर है, आगे बात करेंगे। तो ये क्लोज्ड होता है, इसका जो कोरोला है वो पूरी तरह से क्लोज होता है। क्लोज होने की वजह से इंसेक्ट बाहर से पॉलन ग्रेन्स ले आकर के इसके ओवरी में नहीं पहुंचा सकते, ठीक है, स्टिग्मा तक नहीं ला सकते क्योंकि ये पूरी तरह से बंद है। तो इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं 1+9 में होता है, 1+9 का बंडल होता है, एक अलग और 9 एक साथ स्टेमेंस, ठीक है। और यहाँ पर आपका इसी में स्टिग्मा होगा। तो इसके पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा में जाएंगे, बाहर के पॉलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग होने की वजह से क्या फायदा होगा कि जो भी क्रॉस होना है, जो भी कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होने हैं वो इसी प्लांट के हैं, ये श्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ही पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा में गया है, बाहर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स इसके तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है, पहला फायदा। दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी इजिली कैरिड आउट। अगर हम लोग चाहें कि इस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, कोरोला को थोड़ा सा हमने के क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे कट कर सकते हैं, और जो पेंटिंग करने के लिए ब्रश यूज किया जाता है उस ब्रश से हम लोग पॉलन ग्रेन्स, किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से खुला नहीं है कि दूसरा इंसेक्ट आ सके, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें चांसेस हैं कि एक्सपेरिमेंट करने में बहुत आसानी होगी। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन खुद पे खुद करने की टेंडेंसी है, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग चाहें तो बहुत आसानी से इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करा देंगे, इस श्योरिटी के साथ कि बाहर के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना, ये चीज हो गया। अब उसके बाद से पी प्लांट हैज ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं इसमें जो कंट्रास्टिंग का मतलब अपोजिट, जैसे फ्लावर कलर पर्पल और वाइट, ठीक है, सीड कलर येलो और ग्रीन, तो कंट्रास्टिंग हो गया, अपोजिट हो गया। साथ ही साथ विच कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड, आसानी से रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। जैसे पर्पल और वाइट कलर फ्लावर का तो आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये पर्पल है, ये वाइट है। येलो और ग्रीन कलर
आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब वहीं पर अगर डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन होता तो आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देखिए यहां से जो है क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि कौन से प्लांट पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, पाइसम सटाइवम, पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट में कैसे फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है ये, ठीक है। इसका लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो आसानी से रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किया, ठीक है। अब दूसरा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से कैरेक्टर्स को मेंडल ने सेलेक्ट किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स वेयर सेलेक्टेड बाय मेंडल फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को उन्होंने सेलेक्ट किया था और कौन कौन से कैरेक्टर्स थे ये भी हमको जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट selected by Mendel in his experiment, ठीक है। सबसे पहला स्टेम साइज, ठीक है। स्टेम साइज, तो स्टेम साइज टॉल या ड्वार्फ, ठीक है ना, टॉल या ड्वार्फ, या आप कह सकते हैं टॉल या शॉर्ट। यानी ये टॉल हो गया, और एक ड्वार्फ बना देते हैं, या शॉर्ट कह सकते हैं आप, ठीक है। ये टॉल हो गया और ये शॉर्ट हो गया। पहला कैरेक्टर स्टेम साइज, ठीक है। सेकंड फ्लावर कलर, ठीक है। तो इसमें से जो पर्पल कलर के फ्लावर्स थे वो डोमिनेंट ट्रेट थे, ठीक है, और जो वाइट कलर के थे वो रिसेसिव थे। हालांकि डोमिनेंट रिसेसिव की अभी हम लोग बात करेंगे, अभी तो कैरेक्टर्स ही जान लें। फ्लावर कलर पर्पल और वाइट, ठीक है। 2 कैरेक्टर हो गए, स्टेम साइज, फ्लावर कलर, ठीक है। तीसरा है हमारा पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, तो एक था एक्सियल, दूसरा था टर्मिनल, ठीक है। एक्सियल का मतलब क्या होता है कि ब्रांच जहां से निकलते हैं, ठीक है, जहां से ब्रांच निकल रहा है उसी पोजीशन पे अगर फ्लावर है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सियल। जैसे ये मैंने यहां बना दिया, ठीक है, ये जो फ्लावर है ये है एक्सियल, ठीक है। दूसरा हम ऐसे बना सकते हैं, जो कि टर्मिनल पार्ट में हो, जैसे यहां बना दिया। तो आप देखिए ये जो है इंड पर है तो इसको हम लोग कहेंगे टर्मिनल,
ठीक है, 3 कैरेक्टर हो गए, स्टेम साइज, फ्लावर कलर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, एक्सियल और टर्मिनल। ठीक है, अब चलते हैं सीड पर। सीड कलर, ठीक है, तो इसमें येलो और ग्रीन 2 कैरेक्टर थे, येलो और ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट था आपका सीड शेप। सीड का शेप तो एक हो सकता है राउंड और एक हो सकता है रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार कहते हैं उसको, ऐसे थोड़ा सा यूनिफॉर्म नहीं होगा उसका आउटर सरफेस। ठीक है, अब इसको चाहें तो येलो कर दीजिए या ग्रीन कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो शेप बता रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया राउंड और ये हो गया आपका रिंकल्ड। ठीक है, झुर्रीदार इसका मतलब होता है। ठीक है, कितने हो गए? 5 हो गए। स्टेम साइज, टॉल और शॉर्ट, फ्लावर कलर पर्पल और वाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर एक्सियल और टर्मिनल, सीड कलर येलो और ग्रीन, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, 2 और है, यहां लिख दे रहा हूं मैं 6। पॉड कलर, ठीक है, पॉड मतलब जिसके अंदर सीड है, सीड कोट के साथ। तो पॉड कलर में भी 2 ही थे, एक येलो हो सकता है और दूसरा ग्रीन हो सकता है। ठीक है, येलो एंड ग्रीन 2 हो गए अपोजिट, येलो और ग्रीन। ठीक है, 6 हो गया और एक और बचा 7 जो कि पॉड शेप है। ठीक है, तो यहां मैं ऊपर बना दे रहा हूं पॉड शेप। तो ये हो सकता है इन्फ्लेटेड, ठीक है, या ऐसे 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 कंस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रिक्टेड और इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेटेड। डोमिनेंट वाले को मैंने हर जगह पहले लिखा है। ठीक है, तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल ने सेलेक्ट किया था पी प्लांट में अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कौन सा कैरेक्टर इसमें से सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, या नहीं सेलेक्ट किया गया था, जैसे कह दिया कि विड्थ ऑफ स्टेम, तो विड्थ ऑफ स्टेम तो नहीं सेलेक्ट किया था मेंडल ने क्या सेलेक्ट किया था? हाइट ऑफ स्टेम या स्टेम साइज, फ्लावर कलर, ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप। तो याद रखना बहुत आसान है, स्टेम साइज पहला हो गया, उसके बाद फ्लावर के 2 हैं, कौन कौन? फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन। ठीक, फिर सीड के भी 2 हैं, कौन कौन? सीड शेप एंड सीड कलर। ठीक है, और उसके बाद से पॉड के कलर और पॉड के शेप। ठीक है ना, तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किया था। ठीक है ना, तो आज के क्लास में आपको जेनेटिक्स का डिफिनीशन याद रखना है। ठीक है, व्हाट इज जेनेटिक्स। दूसरा चीज याद रखना है कि मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किस साल दिया था? 1865। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, और मेंडल के वर्क को नियो मेंडलिज्म में कौन से 3 साइंटिस्ट ने चेंज किया? तो 3 साइंटिस्ट कौन थे? ह्यूगो डी व्रीज, उसके बाद
ह्यूगो डी ब्रीज के बाद कार्ल कोरेंस, उसके बाद से एरिच वॉन शेरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को नियो मेंडलिज्म के फॉर्म में 1900 में पब्लिश किया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मेंडल वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक। उसके बाद हमने ये जाना कि मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट पर, और क्यों किया था, उसके क्या प्रोबेबल रीजंस थे, ठीक है। और कौन कौन से कैरेक्टर्स पे मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट अपना किया था, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पर हम लोग को आज का क्लास बताया गया, तो हमें इन सब चीज़ों को याद रखना, ठीक है। बायोलॉजी इज नॉट ए सब्जेक्ट टू मेमोराइज, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको मेमोराइज करना है, समझते चलेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। मैंने आज जैसे आपको मेंडल का थोड़ा सा लाइफ इवेंट बताया कि जो आदमी टीचर बनना चाहता था वो फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गया, जो आदमी मैथ्स से पढ़ा, मैथ्स का जानकार था, स्टैटिस्टिक का नॉलेज रखता था, उसने एक ऐसा लॉ दिया जो कि बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई को एक शौक के रूप में हम लोग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो अब आगे के क्लास में हम लोग कुछ जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल टर्म्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक्स। जीन से शुरू होगी हमारी नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।